Hello everyone, a beautiful good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am Pooja. आज हम बात करने वाले हैं इस मंथ के लास्ट करंट अफेयर्स के बारे में क्योंकि कल से नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम देखेंगे 28 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के ऊपर डिस्कशन करना है। आज के वीडियो में हमें नासा के मिशंस के ऊपर डिस्कशन करना है। इसके अलावा हमारे जो चंद्रयान 3 का मिशन हमने लॉन्च किया था ना, उन्होंने हम एक पूरा डिटेल लूनर सरफेस का मैप रेडी किया है, उस पे हम बात करेंगे और काफी कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हमको पंजाब राज्य के बारे में बात करनी है, तेलंगाना स्टेट के ऊपर डिस्कशन करना है और काफी कुछ है। ठीक है जी। सो वीडियो के एंड में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन होंगे हमेशा की तरह, और क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? आइए स्टार्ट करेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर्स। और आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं दो इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि आज वही दिन है 28 फरवरी का दिन जिस दिन रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी बाय द सीवी रमन। इसलिए हम इसी दिन को याद करते हैं एज अ नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे हर साल हम 28 फरवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। अब यहाँ पे बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, सुनिएगा। सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी या खोज कब की थी? 1928 1928 में की थी। और इन्हें नोबल प्राइज इन फिजिक्स कब मिला था? 1930 1930 में मिला था। सीवी रमन जी हमारे देश के पहले वैज्ञानिक हैं, पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है। अब इस दिन को ऑब्जर्व करना हमने स्टार्ट किया, पहली बार सेलिब्रेशन हुआ 1987 में। और इस दिन को प्रपोज करने का काम नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने किया है। नाउ बात करते हैं नेशनल साइंस डे की थीम के बारे में। तो थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। सीवी रमन जी ने हमारे देश में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश किया है 1948 में। साथ ही साथ ये डायरेक्टर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु में। ठीक है। रमन इफेक्ट क्या होता है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे लाइट टकराती है और लाइट टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है और लाइट की वेवलेंथ में चेंजेस भी होते हैं। तो किस तरीके से लाइट अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, यही आपका रमन इफेक्ट है। और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के कारण इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है 1930 में। ठीक है। अब 28 फरवरी और 29 फरवरी की बात करें तो 29 फरवरी आपको पता है ना, 4 साल में एक बार आती है, बहुत ही रेयर इवेंट है, 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है। तो यहाँ पे जो फरवरी मंथ का लास्ट डे होता है, चाहे वो 28 फरवरी हो या फिर 29 फरवरी हो, तो यहाँ पे जो फरवरी मंथ का लास्ट डे होता है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं रेयर डिसीज डे। इस दिन की शुरुआत यूरोप में 2008 में हुई थी। इसका पर्पस है कि लोगों को रेयर डिसीज के बारे में बताना। इसकी थीम है मोर देन यू कैन इमेजिन, एन एंथोलॉजी ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ बात करते एक और बहुत ही लीजेंडरी पर्सन के बारे में जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन। इनका नाम आपने सुना होगा, ये चेयरमैन है टाटा सन के, और इनको रिसेंटली नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया है ना बाय द यूके गवर्नमेंट। करेक्ट है? तो एन चंद्रशेखरन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन। ठीक है। एन चंद्रशेखर जी जो कि चेयरमैन है टाटा सन के, इन्हें रिसेंटली हेड बनाया गया है रतन टाटा इंडोमेंट फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारी सेवाओं में काम करता है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने का काम करता है टू द इंडियन सोसाइटी। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो डेली करंट अफेयर्स है, आप चाहो तो इनकी नोट्स भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक नहीं मिल रही तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पे जाना, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहां पर फ्री सेगमेंट में जाना, फ्री नोट्स में जाना, वहां पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है जिससे आप अच्छे खासे नोट्स बना सकते हो। और हमारे जो करंट अफेयर्स है आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लिंक को शेयर कर सकते हो। पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, लाइक बटन में क्लिक करने पर तो कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। वीडियो के एंड में दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पिंक लेडीज कप।
तो पिंक लेडीज कप फुटबॉल से संबंधित है, पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है पिंक लेडीज कप, ठीक है। इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम फिनिश थर्ड इन द सेकेंड पिंक लेडीज कप 2025। तो ये सेकेंड एडिशन आपको देखने को मिल रहा था पिंक लेडीज कप का। कहां पर हो रहा था ये सेकेंड एडिशन? आपको देखने को मिल रहा था शारजहां, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसमें इंडिया की पोजीशन थर्ड नंबर पे है। इंडिया ने साउथ कोरिया की टीम को डिफीट किया, हराया और अपनी थर्ड पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि पिंक लेडीज कप फुटबॉल से संबंधित है और पिंक लेडीज कप में इंडिया थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। इसका सेकेंड एडिशन यूएई में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड लोन क्रॉस द 10 लाख करोड़ रुपीस इन द कंट्री। अब किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या किया जाता है? फार्मर्स को लोन दिया जाता है और अब तो ये जो लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए भी कर दी गई है, करेक्ट है जी। अब इसमें बोला गया है कि अभी तक हमने 10 लाख करोड़ रुपए 10 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे फार्मर्स को दिए हैं अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड लोन। So according to the Union Ministry of Finance, the total loan sanction under the operative Kisan credit card account in the country has crossed the 10 lakh crore rupees figure। यहाँ पे मिनिस्ट्री ने कहा है कि मार्च 2014 में हमने 4.26 लाख करोड़ रुपीस दिए थे, लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था और अब यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 में हमने 10 लाख करोड़ से ज्यादा यहाँ पे फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे लगभग 7.72 करोड़ फार्मर्स को फायदा हुआ है। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने 2025-26 के बजट में भी कहा था कि हम जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ला रहे हैं थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें हमने जो लिमिट है वो भी 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख रुपए कर दी है। अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कहां से आई। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा आरवी गुप्ता कमेटी। अगर आपसे पूछा जाए किसान क्रेडिट कार्ड या फिर आरवी गुप्ता कमेटी किस स्कीम से संबंधित है, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से संबंधित आपको आरवी गुप्ता कमेटी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1997 में 1997 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू द कमर्शियल बैंक, जिसको हेड कर रहे थे आरवी गुप्ता, इसलिए इस कमेटी का नाम आरवी गुप्ता कमेटी कहा जाता है। गुप्ता कमेटी ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था फॉर फार्मर्स और इसे इंप्लीमेंट किया नाबार्ड ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने किसान क्रेडिट कार्ड के मॉडल को तैयार किया और 1998 में 1998 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का पर्पस है कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना। ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा। अब किसान क्रेडिट कार्ड को कौन लॉन्च करता है? तो आपके जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रूरल बैंक्स मतलब आपके जो आरआरबीज है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी लोग यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड को इशू करते हैं जिसमें फार्मर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, सम टाइम क्या होता है यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो जाता है, बच्चों का हो जाता है ना। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको यहाँ पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका ही नाम शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है और इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य सरकार की स्कीम है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज लॉन्च शिक्षा संजीवनी बीमा योजना टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू द स्कूल चिल्ड्रन इन द स्टेट। इसमें जो एक्सीडेंट कवरेज होगा वो 1 लाख रुपीज से लेकर 1.3 लाख रुपीज तक का होगा टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स इनरोल इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। अगर आपका इनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में है तभी आप यहाँ पे कवर होंगे। इस स्कीम को लॉन्च किया गया है उदयपुर डिवीजन में और उदयपुर डिवीजन में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पहले। अब यहाँ पर 1 से 5 क्लास के जो बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक के स्टूडेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उदयपुर डिवीजन में, उन्हें कवर किया जा रहा है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के अंदर। राजस्थान गवर्नमेंट ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, फिर ज्यूरिश कोटिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और वॉन्डर सीमेंट के साथ कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप की है। अब वॉन्डर सीमेंट का क्या रोल है? तो बॉन्डर सीमेंट क्या करेगी, यहाँ पे उदयपुर डिवीजन में जो बच्चे हैं जो इस स्कीम के अंदर कवर हैं उनके इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करेगी अंडर द सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव, ठीक है। तो बॉन्डर सीमेंट विल प्रोवाइड मनी टू पे द इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द इंश्योर्ड चिल्ड्रन इन द उदयपुर डिवीजन अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर देखिएगा जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है,
जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसका जो सेक्शन 135 है, वो कहता है कि कंपनी जितना भी अर्न करती, कंपनी का जो भी प्रीसीडिंग 3 सालों में आपका जो नेट प्रॉफिट होता है, उसका 2% आपको 2% मिनिमम स्पेंड करना ही पड़ेगा सोशल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में है, इसलिए अलग अलग जो कंपनीज है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अलग अलग इनिशिएटिव को लॉन्च करती है। जैसे कि अभी आप लोग ने नई उम्मीद के बारे में सुना था। नई उम्मीद जो है वो किसका है? बिस्लरी का है। और बिस्लरी ने रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि जो हमारे हिस्टोरिक वाटर बॉडीज है उनको हम क्या करेंगे? रिवैम्प करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो वंडर सीमेंट का क्या रोल है ये हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ुरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है। ये इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो इस कंपनी को मतलब जो इस राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम को बच्चों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ये जो कंपनी है एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द ज़ुरिच इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ स्विट्जरलैंड एंड कोटक महिंद्रा ग्रुप। ठीक है, 70 और 30% स्टैक आपको देखने को मिलेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है यहाँ पर? अंडर दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल ओपन अ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड सेविंग बैंक अकाउंट टू फॉर द इनरोल्ड स्टूडेंट। तो इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट अकाउंट्स को ओपन करने का काम एसबीआई करेगा। इसके अलावा एसबीआई मंथली 5,000 रुपीज भी पे करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल डिपॉजिट 500 रुपीज मंथली इन द अकाउंट, जिससे जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये तीनों बैंक्स के क्या क्या रोल है वो मैंने बता दिए। ठीक है जी। चलिए नाउ बात करते हैं पंजाब स्कूल टू कंपलसरी टीच पंजाबी। पंजाब के जितने भी स्कूल है, चाहे वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या फिर आपके पंजाब राज्य में जो सीबीएसई स्कूल्स हैं, आईसीएसई स्कूल है, मतलब पंजाब राज्य के जितने भी स्कूल्स हैं, वहां पर क्लास 10th में आपकी पंजाबी सब्जेक्ट को मैंडेटरी कर दिया है। पंजाबी लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होगा और सभी बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। तो पंजाब गवर्नमेंट हैज मैंडेट दैट ऑल स्कूल अक्रॉस द स्टेट regardless of their educational board must include पंजाबी as a main and compulsory subject। ठीक है, मेन सब्जेक्ट होगा क्लास 10 के लिए इन द ऑल स्कूल, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने कहा है कि आपके जितने भी स्टेट स्कूल्स हैं उनमें तेलुगु लैंग्वेज कंपलसरी सब्जेक्ट होगा फॉर क्लास 9। वो क्लास 10 के लिए है, ये अभी क्लास 9 के लिए है। So Telangana government has mandate Telugu as a subject for class 9 in all board। जितने भी बोर्ड एफिलेटेड स्कूल्स है सभी में क्लास 9 में तेलुगु भाषा कंपलसरी होगी अभी 2025-26 के लिए। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 26-27 में क्लास 10 के लिए भी हम तेलुगु लैंग्वेज को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे किया गया है? तो तेलंगाना कंपलसरी टीचिंग एंड लर्निंग तेलुगु इन स्कूल एक्ट 2018 के अंदर ये चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे सीबीएसई सब्जेक्ट कोड 089 होगा जहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तेलुगु को कंपलसरी सब्जेक्ट एड ऑन किया जाएगा, इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिनगिडी मतलब जो स्टैंडर्ड तेलुगु है उसको रिप्लेस किया जा रहा है वेनेला के साथ। वेनेला जो है वो सिंपल तेलुगु आपको देखने को मिल जाएगी। इतना मैटर क्लियर हो गया है? बातें समझ में आ रही हैं? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज देखने हैं, हमारी मंथली मैगजीन्स देखनी है, बैंकिंग करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स देखनी है, टेस्ट सीरीज देखनी है, या कोई भी पीडीएफ चाहिए है, तो आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। वहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है जी, मैटर क्लियर हो रहा है? इतनी बातें अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार थम्स अप दे देना। ठीक है, लाइक बटन पे क्लिक करके। ओके, चलो अगली कहानी को समझते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति इनोग्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कार्बन मार्केट मार्केट प्रकृति को इनोग्रेट किया गया है। ये इनोग्रेशन मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, जो कि हमारे अर्बन हाउसिंग मतलब हमारे जो पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर है, इन्होंने प्रकृति को लॉन्च किया है। प्रकृति का मतलब है प्रमोटिंग रेजिलेंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। ये जो प्रकृति इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने ऑर्गेनाइज किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और यहाँ पर जो हमारे गुडविल एम्बेसडर है जिन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया था वो दिया मिर्जा आपको देखने को मिल जाएगी। अब कार्बन मार्केट क्या होता है देखिएगा। कार्बन मार्केट क्या है? तो इट इज अ सिस्टम वेयर कार्बन क्रेडिट आर बॉट
एंड सोल्ड टू कंट्रोल एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कोई भी कंपनी है, एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है कि इससे ज्यादा अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आपने अगर की तो आपको क्रेडिट यहाँ पे बाय करने पड़ेंगे, और अगर आपका यहाँ पे कम एमिशन है तो आपको जो कार्बन क्रेडिट मिलेगा वो आप सोल्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, 1 क्रेडिट इज इक्वल टू रिडक्शन इन द एमिशन ऑफ 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, 1 क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपने 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के रिडक्शन को किया है। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, कार्बन क्रेडिट। आप इस कार्बन क्रेडिट को खरीद और बेच सकते हैं, ये आपका कार्बन मार्केट कहलाता है। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है कि 1 मार्च 2002 में इसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। चलिए, अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये तो किरण रिजिजू हैं, और ये कौन है, ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनका नाम है जगदीप धनखड़। इन्होंने रिसेंटली न्योकुम योलो सेलिब्रेशन को अटेंड किया था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि न्योकुम योलो सेलिब्रेशन कहाँ पर हुआ, आंसर हो जाएगा कामले डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हुआ। यहाँ पर ये एग्रियन फेस्टिवल है, मतलब आपका एग्रीकल्चर से संबंधित त्योहार आपको देखने को मिल जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश की नाइसी ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती है। तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि नाइसी ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ पर इस फेस्टिवल के समय यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने मुलाकात की थी काबक यानो के साथ। काबक यानो कौन है, ये 5th नंबर की वीमेन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और पहली वीमेन है फ्रॉम द नाइसी ट्राइब जिन्होंने समिट किया था वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट को। ठीक है जी, अगर हम इस फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये वर्ड कहाँ से आया है, न्योक का मतलब होता है अर्थ और कुम का मतलब होता है टुगेदरनेस। ठीक है, ये आपका कल्टीवेशन से संबंधित एक त्योहार है, जो जहां पर यहाँ पर न्योकुम जो कि प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस मानी जाती हैं, देवी मानी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे नाइसी ट्राइब इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है, और यहाँ पे जो मेन प्रेयर होती है वो किसकी होती है नाइसी के द्वारा, युगैंग एक बैम्बू एंड एनिमल सेक्रिफ मतलब एक डाइटी है, और यहाँ पे बैम्बू और एनिमल का सेक्रीफाइस भी यहाँ पर किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था और इसको स्टेटहुड कब मिला है, तो ये आपका 1987 में मिला है। ईटानगर कैपिटल है, और यहाँ पे केटी पटनायक आपको गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्मा के बारे में। अभी तक तो लावा और मैग्मा हमने वॉल्केनो में पढ़े हैं, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया है मैग्मा। और मैग्मा क्या है, एक एआई मॉडल है। तो माइक्रोसॉफ्ट के एआई मॉडल का नाम क्या हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा। ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड बोथ इमेज एंड लैंग्वेज इन डिजिटल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ये आसानी से इमेज को और लैंग्वेज को समझ सकता है। यहाँ पर डेवलपमेंट किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने मिलके इसका फॉर्मेशन स्टोन रखा है। ठीक है, और ये लामा 3 एआई मॉडल पर बेस्ड आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हमको एक और सक्सेस मिली है, उस पर हम बात कर लेते हैं। डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट NASM-SR मिसाइल इन चांदीपुर। इसका क्या मतलब है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। मतलब आपके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, आपकी जो नेवल शिप्स हैं, आप उससे इस मिसाइल को डिप्लॉय कर सकते हो, और ये पानी के अंदर जाएगी और पानी के अंदर जो भी टारगेट्स हैं उनको हिट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो इंडियन नेवी ने कोलैबोरेशन किया था डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज की हमने टेस्टिंग की है। इसकी जो टेस्टिंग की है वो हमने MK-42B हेलीकॉप्टर की मदद से की है। कहाँ पर, चांदीपुर उड़ीसा में। ये कंट्री का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, जो हवा से हम लॉन्च कर रहे हैं, और शिप को ये डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है, और समुद्र की गहराइयों में भी ये जा सकता है और टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, मतलब एक बार पायलट ने टारगेट को रिकॉर्ड कर दिया और भूल गया, ये ऑटोमेटिकली उस टारगेट के पास जाएगा और टारगेट को हिट करके आएगा। इसके अलावा ये मैन इन लूप फीचर के साथ इंटीग्रेट है। मैन इन लूप का क्या मतलब होता है कि मिसाइल जो है वो डेटा लिंक लेयर के साथ, मतलब 2 वे कम्युनिकेशन कर सकती है हेलीकॉप्टर के पायलट के साथ। एक बार जब आपने मिसाइल को फायर कर दिया है तो जो पायलट बैठा हुआ है वो उस मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है, गाइड कर सकता है। मैक्सिमम रेंज इस मिसाइल की 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर है। इसकी स्पीड 0.8 मैक आपको देखने को मिल जाएगी। तो याद रखना, ये जो मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट एंड मैन इन लूप फीचर के साथ इंटीग्रेट की गई है। इसे डेवलप करने का काम डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ
के साथ साथ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है रिसर्च सेंटर इमारत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी एंड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो हमने एक और डील साइन की है। आजकल एक और खतरा काफी ज्यादा दिखाई देता है, वो है केमिकल वॉरफेयर। अगर सोच के देखिए हमारे देश के जो नदी है या डैम है या पॉन्ड्स हैं उसमें ऐसा कोई केमिकल मिला दिया जाए जो हमारे देश के लोगों के हित में नहीं है, हमारे देश के लोगों के ऑर्गन को फेल कर सकता है, तो कितना बड़ा थ्रेट होगा। मतलब एक ही बार में कितनी बड़ी आबादी को कोई भी व्यक्ति टारगेट कर सकता है। अमेरिका जैसे बड़े बड़ी कंट्रीज में इस प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, लेकिन भारत में नहीं है और भारत इसको तैयार कर रहा है। तो इंडियन आर्मी साइन 80 करोड़ रुपीस डील विद एलएनटी फॉर 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अब देखो जैसे कि महाकुंभ हुआ उसके बाद कितना ज्यादा नदी गंदी हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। ऐसे कई सारे केमिकल, जैसे कि यमुना नदी का पानी है केमिकल की वजह से खराब हो गया, तो हम यहाँ पर जो केमिकल प्रेजेंट है नदी में, कितना पोल्यूशन लेवल है, उसको हम मॉनिटर कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे प्रिपेयरिंग अगेंस्ट केमिकल वॉरफेयर थ्रेट इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एलएनटी के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट 80.43 करोड़ रुपीस का है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम को बनाया जाएगा। 223 अलार्म सिस्टम को प्रोक्योर करने का काम इंडियन आर्मी करेगी फ्रॉम द एलएनटी। इसे डिजाइन एंड डेवलप करने का काम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब डीआरडीओ के जो ग्वालियर बेस्ड लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने की है। ठीक है, अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है एसबीआई एम टू बी द नेट जीरो बाय द 2055। अब यहाँ पे एसबीआई के जो चेयरमैन है जिनका नाम है सी एस शेट्टी, इन्होंने कहा है कि हमारे देश के जो बैंक्स हैं, मतलब जो एसबीआई जो लार्जेस्ट लेंडर है, उनका टारगेट है कि हम नेट जीरो कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2055 तक, जब हम अपनी सेंचुरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम सभी को पता है 1955 में एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था और 2055 जब आएगा, 2055 आएगा, 100th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब तक नेट जीरो हम अचीव कर लेंगे, ऐसा कहा गया है चेयरमैन के द्वारा, जो एसबीआई के चेयरमैन है। और इन्होंने ग्रीन मैराथन सीजन 5 को भी लॉन्च किया है, जिसमें 10,000 रनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर कैटेगरी में। ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने अपॉइंट किया है एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? श्रीकांत बने हैं। श्रीकांत जो कि फॉर्मल चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं एसबीआई में, 12 महीनों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट किए गए हैं। चलिए, अब वॉल्वो ने एक और नया काम करा है हमारे लॉजिस्टिक को और भी आसान करने के लिए। वॉल्वो ने लॉन्च की है इंडिया की पहली रोड ट्रेन। रोड ट्रेन क्या है? जैसे कि एक ट्रक होता है उसमें एक ट्रेलर होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रॉलर्स को आप कनेक्ट कर दो लाइक दिस, मतलब जैसे कि ट्रेन में बोगीज होती है ना, वैसे ही। तो इस तरीके से सिस्टम बनाया है लॉजिस्टिक को और इफिशियंट करने के लिए। किसने? वॉल्वो ने। इसे लॉन्च करने का काम यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने किया है नागपुर महाराष्ट्र में। डेवलप वॉल्वो ग्रुप ने किया है और ऑपरेट इसको गुरुग्राम बेस्ड डिलीवरी लिमिटेड करेगा। ठीक है। इसका जो टोटल कार्गो वॉल्यूम है वो 144 क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे नासा के पंच मिशन के बारे में। पंच मिशन एक सोलर मिशन है जो कि नासा लॉन्च कर चुकी है 26 फरवरी को। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी इस मिशन की आपको मिलेगी। तो नासा ने रिसेंटली लॉन्च किया एक नया सोलर मिशन जिसका नाम है पंच मिशन। इसमें हम क्या करेंगे? और भी ज्यादा क्लोज जाके सोलर एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसका पूरा नाम है पॉलीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये पंच का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। स्पेस एक्स की मदद से नासा ने रिसेंटली पंच मिशन को लॉन्च किया है। इसमें बेसिकली हमने 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया जिनका वेट 64 केजी है, लो अर्थ ऑर्बिट में। इस मिशन की जो एक्सपेक्टेड लाइफ बताई जाती है वो 2 ईयर या 2 ईयर्स बताई जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मून साउथ पोल। फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप अनवील। यहाँ पर हमारा जो चंद्रयान 3 का डेटा है हमारे पास, तो उस चंद्रयान 3 के डेटा की मदद से हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहला डिटेल जियोलॉजिकल मैप तैयार किया है चंद्रमा की साउथ पोल का। ठीक है। इसमें आपको लूनर सरफेस पे उपस्थित जो भी क्रेटर्स हैं, क्रेटर की इंफॉर्मेशन, उनकी टोपोलॉजी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये किसने तैयार किया है? तो यहाँ पे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद,
पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, इन सभी के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट इसमें शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि जो चंद्रमा का साउथ पोल है, इसमें जो क्रेटर प्रेजेंट है वो 3.7 बिलियन ईयर पुराने बताए जाते हैं, और इंडिया के साथ भी, मतलब इंडिया की जो एक तरीके से क्रस्ट है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, वैसे ही कुछ चंद्रमा का स्ट्रक्चर भी मैच होता है। नेक्स्ट है नासा और स्पेस एक्स लॉन्च एथेन टू मून। एथेना क्या है? एक मून मिशन है, एक रोबोटिक्स मून लैंडर है। इसको नासा ने स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया है, और ये आपका सेकेंड प्राइवेट मून लैंडिंग मिलेगा जो कि नासा के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी किया गया है। जो लूनर सॉइल में जो केमिकल कंपोजिशन है, चंद्रमा की जो मिट्टी है उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर रिसर्च करेगा। चंद्रमा के अंदर वाटर पर रिसर्च करेगा, मून के साउथ पोल पे। ठीक है जी। और इट इज अ पार्ट ऑफ नासा कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम। लैंडिंग साइट कहां पर होगी? तो यहाँ पे टारगेट है मोन्स माउंटोन, जो कि एक प्लेट्यू है चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन में। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया जा रहा है नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से, और जो लैंडिंग डेट बताई जाती है वो 6 मार्च बताई जाती है। क्लियर है? अब यहाँ पे कई सारे एमसीक्यू हैं, हम एक एक करके उन एमसीक्यू पे बात करेंगे, लेकिन जरूरी है कि लास्ट क्लास में, मतलब 27 फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि 24 से लेकर 28 फरवरी तक आरबीआई सेलिब्रेट कर रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जिसकी थीम क्या थी? फाइनेंशियल लिटरेसी, वीमेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर हमने बताया था दिल्ली असेंबली के नए स्पीकर चुने गए हैं जिनका नाम है विजेंद्र गुप्ता। फिर तेलंगाना जो है वो 72 नंबर की मिस वर्ल्ड पीजेंट को होस्ट करेगा और नंदिनी गुप्ता भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। नीति आयोग ने हमारे देश का जो एम्स न्यू दिल्ली है उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं बीके पॉल। उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी एडप्शन फंड लॉन्च किया है इन स्पेस ने, जिसकी टोटल कॉर्पस कितना है? 500 करोड़ रुपीस है। इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे है। 2024 में इंडिया में 84 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुए थे। फर्स्ट नंबर पे म्यांमार है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटर्नशिप स्कीम का राउंड 2 लॉन्च किया जिसमें 5,000 रुपीज पर मंथ टिल अप टू 12 मंथ तक आपको स्टाइपेंड दी जाती है, और एक बार का फाइनेंशियल सपोर्ट 6,000 रुपए दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि हम 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन करेंगे 2025-26 में। इंडसइंड बैंक ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है आपका प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि हम 30,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेंगे रेलवे के असेट को मोनेटाइज करने करके 2025-26 में। माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेम आइडिएशन, जो गेम गेम डेवलपर है उनके लिए एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मूस। फिर हम लोग ने बात की थी यहाँ पे स्वायत्त के बारे में जिसके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने बात की थी जेग्रोस माउंटेन के बारे में जो टर्की, ईरान और इराक में है, जो कि क्या हो रहा है? पुल हो रहा है बाय द अर्थ। फिर हमने बात की थी यहाँ पे फ्रेडरिच मर्ज के बारे में जो कि जर्मनी के चांसलर बन चुके हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में पहली बार कन्नड़ा बुक जिसका नाम है हार्ट लैम्प, जिसकी ऑथर है भानु मुस्ताक, इसको लॉन्ग लिस्ट किया गया है। एफएटीएफ के हमने प्लेनरी सेशन के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि रसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलीपींस जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है, बट लाओस और नेपाल को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। वही गिल्स थॉम्सन जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एफएटीएफ के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। फिर हमने बात की थी सौरभ घोषाल, इन्होंने सिडनी क्लासिकल स्कॉश टाइटल को जीत लिया है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि 7 लाख, पहली बार इतने ज्यादा ऑलिव रेडली टर्टल्स की नेस्टिंग हुई है कहां पर? रुसिकुलिया बीच उड़ीसा में। फिर धनवंतरी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। धनवंतरी आयुर्वेदिक अवार्ड में 5 लाख रुपए प्राइज मनी होता है। देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें मिले हैं। रेल टेल को 288 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कवच सिस्टम को, जो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए, और ये 71 रेलवे स्टेशन को कवर करेगा। फिर पेटीएम ने इंडिया का पहला सोलर पावर पेमेंट साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैश प्राइज फॉर द ईच विनर ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड। तो अभी हमने देखा कैश प्राइस कितनी होती है? 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु वॉन द 2025 सिडनी क्लासिकल स्कॉच टाइटल? आंसर हो जाएगा सौरभ घोषाल। ऑप्शन नंबर बी। Consider the following statement regarding the internet shutdown. India recorded the highest number of internet shutdown. Internet shutdown in India were primarily imposed due to the protests, election, examination, and communal violence. The report on the internet shutdown was released by the Access Now and Advisory Body. तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा सही है, बट पहला गलत है। म्यांमार टॉप पर है, इंडिया के 84 इंटरनेट शटडाउन हुए हैं 2024 में। ऑप्शन नंबर बी।
Consider the following statement regarding the Prime Minister internship scheme. It offered 12-month paid internship to youth in the India's top companies. बिल्कुल सही बात है. The minimum education qualification required to the postgraduate. नहीं, 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन सब कुछ चलता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है. Intern receive a monthly stipend of 5,000 rupees along with a one-time financial assistance of 6,000 rupees. बिल्कुल सही बात है. तो पहला और तीसरा सही है, बट दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत मिल जाएगा. What is the protection status of olive ridley turtle under the Wildlife Protection Act? तो आंसर हो जाएगा शेड्यूल 1 में शामिल है, ऑप्शन नंबर सी. What is the price amount of the book shortlisted for the International Booker Prize? तो जो शॉर्टलिस्टेड बुक्स होती हैं 5,000 पाउंड दिए जाते हैं, जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी. At which airport did the Union Civil Minister inaugurate the उड़ान यात्री कैफे? ये भारत का सेकेंड एयरपोर्ट है जहां पर हमने उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की है. कहां पर? चेन्नई एयरपोर्ट में. ये इनॉग्रेट करने का काम राम मोहन नायडू ने किया है, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जहां पे उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया गया है, तो हमारे देश का पहला एयरपोर्ट है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, जहां पर हमने पहली बार उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया था. ठीक है. एक्चुअली ये न्यूज़ रह गई है, हम इसको बाद में देखेंगे. मैं अगली क्लास में इसको कवर करा दूंगी. तो गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें यहाँ पे ग्रीन कार्ड और आपकी एक तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी, जिसमें आपको $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ऑप्शन नंबर सी. हम इस न्यूज़ को अगली क्लास में डिटेल में देखेंगे. Which district of Uttar Pradesh is home to India's first biopolymer plant? तो इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट स्टैब्लिश किया गया है लाखिमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर बी. पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन नंबर बी. इंडिया विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन वीमेन पीस कीपर्स इन न्यू दिल्ली. तो पहली बार इंडिया ने होस्ट की है वीमेन की पीस कीपर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में. इसकी थीम क्या है? वीमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव. एंड ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे है. इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन. अगर यस तो एक बार लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय. पीडीएफ के लिए आप या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या तो फिर आप पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. टेक केयर.